अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? कैसी तैयारी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, वेरी नाइस। कोई सवालात? मैंने एहतियातन थोड़ी सी छोटी सी एक 15 मिनट की तकरीबन वीडियो रिकॉर्ड करके और आज के मौजू पर फेसबुक के ऊपर अपलोड कर दी थी, कल जैसा यहाँ पर सिलसिला ना हो जाए। और बाकी सवालात लाइव में ज्यादा अच्छे रहते हैं, कुछ पूछना हो किसी को, है ना? तो आज के टॉपिक रिफाइन गोल्स, विजन एंड एक्शंस, इससे मुतालिक कोई सवालात हैं आपके? जो फेसबुक लाइव पे है वो एक शॉर्ट सेशन है, 15 मिनट का। उसमें बेसिक्स हैं, थोड़ा सा रिवीजन की गई है डे 1 और डे 2 की, और आज डे 3 है हमारा। और आज का जो मौजू है वो है रिफाइन। रिफाइन से क्या समझ में आता है आप लोगों को? आप चाहें तो चैट में लिख लें अगर माइक ऑन ना करना चाह रहे हैं, और माइक ऑन कर लें तो वो भी अच्छा है। बाकी ये कि यहाँ पर रिएक्शंस में एक ऑप्शन होता है हैंड्स अप करने का, तो आप वो भी आप करके और तवज्जो दिला सकते हैं ताकि आपकी बात सुनी जाए। जी जी रम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिफाइंड से यही है, समझ में आ रहा है कि सोचों में मतलब जो हमारी जो खलल हैं उनको निकाल के, और एक जैसे जैसे अमूमन हम आटा छानते हैं तो सारी जो फोक होती है वो ऊपर रह जाती है और बाकी जो छानते हैं वो नीचे आ जाता है। तो वो उसका अल्फाज नहीं दे पा रही। सही, बिल्कुल मतलब सही अल्फाज हैं, बिल्कुल सही छना हुआ, मिसाल है, बेहतरीन है। बिखरा हुआ, साफ धुला हुआ। ठीक है, एक्सीलेंट। आपकी बात मुकम्मल हो गई। गुड। शनीला आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? यस मैम, रिफाइन मीन्स ये कि हमारे पास जितने ऑप्शंस हो सामने, जितने भी, उसमें से जो है हम जो यानी कि उसका जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, यानी लाइक कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है तो हम उसको पीछे छोड़ दें और उसको मजीद जो है वो क्लियर कर ले अपने माइंड में, कि अब इसके जो आपके सामने जो चीज है वो मजीद क्लियर हो जाए एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है जैसे हम इस्त्री करते हैं, ठीक है ना? यस तो मैम, यस मैम। जी जी बिल्कुल। और मतलब ना सिर्फ यही नहीं कि कोई चीज हम पीछे छोड़ आए या खामियों पर तवज्जो हो, बल्कि बाज़ औक़ात वो छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम खामियां समझ रहे होते हैं वो हमारे लिए एक बेहतरीन चीज बन जाती है, क्योंकि वो ऑब्स्टिकल जो है हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। उसी की वजह से हमारे अंदर वो जोश और जज्बा प्रोमिनेंट होता है और उसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं और चीजों को और बेहतर कर पाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, रिफाइन करने से मुतालिक ये भी होता है। अस्सलाम वालेकुम साइमा। तो आज का टॉपिक हमारा रिफाइन है। रिफाइन से मुतालिक ये होता है कि हमने जो कुछ सोचा है उसमें सिर्फ खामियां ही नहीं देखें, बल्कि ये देखें कि इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम जिस तरफ तवज्जो करते हैं वही होता है। एक तो होती है ना मिसाल, आंख ओझल पहाड़ हो जाए, ठीक है? तो आप आंखें बंद करें तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। और इसी तरह से अगर हम सिर्फ और सिर्फ खामियों पर तवज्जो देते रहेंगे और गैप्स पे तवज्जो देते रहेंगे तो उसमें एक तो परफेक्शनिज्म बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है हमारी। दूसरा ये होता है कि हमें खामियां ही नजर आती रहती हैं, जो अच्छा है उस पे से तवज्जो हट जाती है, ठीक है? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आगे बढ़ने की बात करें और आगे हम किस तरह से बढ़ सकते हैं और क्या चीज हम बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर हम तवज्जो दें, ठीक है?
उसके लिए सीधा सीधा जब हम एक बार फिर चेक करें रोजाना के कोई नया ब्रेन डंप है, कोई नई चीजें हैं, नई ख्यालात हैं जो कि इससे मुताल्लिक आए, हो सकता है नए आइडियाज आए हों। जरूरी नहीं कि हमेशा खौफ और खदशात ही हों, बल्कि डे टू डे प्रोग्रेस में हम चेक कर सकते हैं कि भाई कोई और ऐसी चीज है कि जो हमारे ब्रेन डंप में हमें आइडियाज आ रहे हैं शुरू के चंद लम्हे, ठीक है। और वो भी अगर टाइमर लगा के करें तो और अच्छा है, क्योंकि अनलिमिटेड वो टाइम नहीं गुजरता। तो हम अपना उसके बाद फिर ब्रेन डंप के साथ फिर हम उसमें देखते हैं कि अच्छा और कोई चीज है जो हम अपने स्केड्यूल्स में फिट इन कर सकते हैं कि हमें ये करना है या ये इस तरह से करना है, ठीक है ना। उसका एक तरीका ये भी होता है कि हम एक फाइल बना लें और फाइल में सेपरेटर्स लगा लें और हर प्रोजेक्ट या हर आइडिया का एक अलग पेज बना लें। जैसे जैसे उसमें आइडिया आता जाए उसमें ऐड ऑन करते रहे, तो इससे भी रिफाइनमेंट आती है। तो रिफाइनमेंट होती है गोल्स की, रिफाइनमेंट होती है विजन की, रिफाइनमेंट होती है एक्शंस की, ठीक है। गोल, विजन, एक्शन, ये तीन चीजें हैं जिसकी रिफाइनमेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं कि सबसे पहले गोल्स की बात करते हैं, ठीक है। जब गोल्स हमने बनाए अपने कि हमें क्या हासिल करना है, तो उसके हमने 3 एरियाज अपने लिए मुतय्यन किए थे कि एक का ताल्लुक होगा हमारे सेल्फ से, कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है अपने लिए, अपने आप को फ्यूल्ड अप रखने के लिए, क्योंकि उससे मोमेंटम हमारा चलता रहेगा। दूसरा हमारी फैमिली, और तीसरा जो है वो हमारा घर। ये 3 मेन एरियाज होते हैं। इसके अलावा कोई या तो बिजनेस होता है या आपको जो उसका तयन कर सकती है कि आपके गिरद महवर क्या है चीजों का, ठीक है। तो 3 बुनियादी तौर पर महवर होते हैं, उसमें हम अपनी तरजीहात को सेट करते हैं। बाज चीजें जो हैं उनकी अहमियत ज्यादा होती है। जैसे मिसाल के तौर पे नमाज की मिसाल ले लेते हैं। नमाज कुल टाइम जो एक पूरे दिन में लगता है वो लगभग 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। लेकिन हम नमाज को यकमुश्त एक दफा में नहीं पढ़ते, ठीक है। नमाज के टाइमिंग्स मुकर्रर हैं। पूरे दिन में 5-5 10-10 मिनट से लेके 15 मिनट तक का टाइम तकरीबन हर नमाज में लगता है, ठीक है ना। तो ये वो चीज है जो कि डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से की जाती है। और कुछ चीजें होती हैं जो लग के की जाती हैं, जैसे आइडियाज पे जब हम काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमें जैसे यहाँ पर लाइफ कोचेस भी हैं हमारे साथ, इरम लाइफ कोच हैं, मरियम अकरम हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह से, और लोग हैं। तो हम जब आइडियाज के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स पे काम करना है, तो बहुत सारे आइडियाज आ रहे होते हैं कि ये टॉपिक भी है, वो टॉपिक भी है। या बाज़ औक़ात हमें टाइटल नहीं समझ में आ रहा होता कि हम इसका टाइटल क्या रखें। तो उसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइज है रिफाइनमेंट की, कि हम 1 से लेके 30 तक जो है वो लिस्ट लिख लें, नंबर लिख लें, और फिर टाइमर लगा लें, और फिर अब लिखना शुरू करें। अब उसमें अच्छे, बुरे, मज़ाहिया, नॉनसेंस, फनी, सिली, जिस तरह के भी नाम आए, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं। इससे क्या होता है, एक तो जहन में जो है ना शॉर्ट सर्किट हो जाती है करके यानी आप जो ओवर परफेक्शनिस्ट हो रहे होते हैं वो चीज और वो बुरी आदत जो है वो कट रही है, ठीक है। जब आप हर तरह के आइडियाज लिखते हैं उसमें से फिर आप जब उस पर दोबारा नजर दौड़ाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, आप रिफाइन करते हैं उसको, एडिटिंग जिसे कहा जाता है। फिर आप कहते हैं कि नहीं, ये वाला जो है ये ओवर सिंप्लीफाइड है, ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नाम हो गए, समझ में भी नहीं आएंगे। इस तरह से हम उसको रिफाइन करते करते फिर उसमें आ जाते हैं। या इसमें से जो हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे पेपर में से निकल के आ रहे हैं पास, तो वो चीजें जो हैं हम उनको चूज करके और फिर उस पर आगे बढ़ते हैं। फिर हम उसको स्केड्यूल करते हैं। जैसे प्लान के बाद स्केड्यूल की बात हमने की थी कि भाई इस टॉपिक पे हम इस रोज बात करेंगे और इस टॉपिक पे इस रोज करेंगे। जैसे मेरा हर जुमे को एक ग्रुप बूस्टर सेशन होता है वीकली, और उसमें मैं अपने डायरी में लिख के रखती हूँ कि भाई
नेक्स्ट मुझे इसके ऊपर बात करनी है। बाज़ औक़ात वो उस वीक में जो चीजें हुई होती हैं, कोई वाकयात हुए होते हैं, उससे मुतालिक होती हैं, या फिर वैसे ही जो पिछला मौजू किया था उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में किस मौजू के ऊपर बात होनी है, यूं वो टाइटल्स बन जाते हैं। तो बाज़ औक़ात आप 30-30 से भी कर सकते हैं काम, और बाज़ औक़ात के अगले 3 मौजू क्या होंगे, यानी सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। अगेन डिपेंडिंग कि आपका प्रोजेक्ट क्या है या काम क्या है, ठीक है ना? तो क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो जाती हैं, तो वो भी हमारे लिए स्ट्रेस का बाइस बनती है। अगेन स्ट्रेस के लिए रिफाइन करो कि स्ट्रेस बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर वो शिद्दत इख्तियार कर जाए या ज़्यादा तूलानी हो जाए और बात ज़्यादा अरसे तक फैल जाए, तो फिर वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना, और फिर बर्नआउट होता है। अकल बंद हो जाती है, सोचना मुश्किल होता है। तो हम समझते हैं कि स्ट्रेस बुरी चीज़ है, हालाँकि स्ट्रेस ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसे धूप-छाँव, गर्मी-सर्दी है। हम कहें जी सर्दी बुरी है, तो अ, उससे फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि सर्दी में ही उगती हैं, ये सर्दियों में ही मिलती हैं। मसलन गरम-गरम मूँगफलियाँ। और कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ़ गर्मियों में ही होती हैं, क्योंकि गर्मी पड़ती है इसलिए वो फल पकता है, और इसीलिए वो फल मीठा होता है। यानी वो फल जो दरख़्त के ऊपर पकता है वो ज़्यादा मज़ेदार होता है बनिस्बत कार्बेट में पके हुए फलों के। ये सब चीज़ें आपको अंदाज़ा होगा एक्सपीरियंस इसका। वरना मिसालें दे दी मैंने आपको, ठीक है? तो गोल्स की हमने रिफाइनमेंट की, गोल्स में फिर मज़ीद जो रिफाइन करते हैं, उसका एक तरीका मैंने उसमें भी बताया था। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी जगह से एक तो खड़े, एक ही तरह से हम काम करते हैं, तो वो भी हमारे लिए यकसानियत का शिकार बना देती है। तो हम अ, अलग-अलग जगह पे बैठ के और अलग-अलग पोज़ीशन में काम करें, तो हमारी जो मेंटल स्टेट है वो भी चेंज होती है। वरना उसी तरीके से जब हम बैठते हैं, सर झुकाए हुए और कंधे झुके हुए, तो वही स्ट्रेस वाली कैफ़ियत बनती है। जब हम सीधे बैठते हैं, तो हमारी मेंटल स्टेट भी उसी तरह से चेंज होती है। ठीक है? तो मिसाल मैंने ये बताई थी कि आप जैसे सीधे खड़ी हो जाएँ, दोनों पाँव जोड़ के, और अपनी उँगली ऐसे आगे की तरफ ऐसे निकाल के खड़ी हो जाएँ, ठीक है? और उसके बाद फिर एक दफ़ा मश्क करके देखें कि हाथ आप ऐसे करके पीछे की तरफ लेके जाते हैं, देखें कहाँ तक उँगली गई, और फिर वापस लें और फिर सीधा खड़े हों, ठीक है? सीधे खड़े होने के बाद अब आप आँखें बंद कीजिए, और आँखें बंद करने के बाद आप सिर्फ़ ज़हनी तौर पर इसको दोहराते जाइए कि अगली दफ़ा जब आपने ये उँगली आगे की, तो पहले से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा आगे तक, ठीक है? एक दफ़ा सोचा, फिर दूसरी दफ़ा सोचा, फिर तीसरी दफ़ा सोचा, ऐसे तकरीबन 7 मरतबा सोचा, ठीक है? मैं थोड़ी देर खामोश रहूँगी ताकि आप 7 मरतबा इसको सोच लें। एक दफ़ा हाथ से करके फिर हाथ नीचे रख लें, और 7 दफ़ा सिर्फ़ सोचें। ठीक है? आराम से साँस लेके पुरसुकून तौर पे, और उसके बाद अब फिर आप अपनी उँगली उठाइए और पीछे ले जाके देखिए कि हाथ कहाँ तक गया। और ज़रा चैट बॉक्स में कम से कम लिख के बताइए, नहीं तो हैंड्स रेज़ करके, और बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मरियम अकरम, आप तो ये एक्सरसाइज़ पहले भी कर चुकी हैं। आप शुरू करना चाहेंगी? आप बताना चाहेंगी कैसा रहा था जब आपने ये पहले किया था, और आज जो किया वो कैसा रहा? एनीवन? सुला दिया, आज फिर सुला दिया मैंने सबको, ऐसा ही लग रहा है। पता ही नहीं चल रहा। जी, शनीला बोलिए। यस मैम, असल में जब इस तरह से करा तो ये क्या कहते हैं, हमने माइंड से जो है हैंड को डायरेक्शन दिया कि सही है। मज़ीद पीछे की तरफ है। तो वाक़ई ये जो है ज़ाहिर बात है हमारी बॉडी तो माइंड को फ़ॉलो करती है, तो वो ज़्यादा पीछे हुआ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने साथ में एक्सप्लेन भी कर दिया। और चलो हाथ तो आगे तक गया, महसूस क्या हुआ?
और सोच की डायरेक्शन क्या बनी? सोच की डायरेक्शन मैम लाइक एक वो होता है ना कि हम एक ये मैं इसको इस तरह से कहूंगी, ये हमें लगता था कि ये लिमिटेड है, हमें इसको हम नहीं कर सकते ऐसे, लेकिन चूंकि हमने थोड़ा सा अपने माइंड को कहा कि नहीं कर सकते हो, तो जब हमने दोबारा किया तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि लिबरेशन फील हुई अंदर के, हाँ क्यों नहीं कर सकते हम इस तरह से। बिल्कुल। तो ये हमने अपने एक्शन में रिफाइनमेंट पैदा की, सोच के जरिए। ठीक है, विजुअलाइज किया वो, जैसे ख्याली प्लाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको मकसद इसका समझ में आ जाएगा। ख्याली प्लाव कहने से कि आप ख्याल ख्याल में, अभी जिक्र ही होता है तो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, बाज लोगों को खुशबू भी प्लाव की आनी शुरू हो जाती है, बाज लोगों को जायका भी आना शुरू हो जाता है, होता है ना। तो हमारा माइंड जो है बिल्कुल इसी तरह से उसी डायरेक्शन में जाता है जहां हम उसको ले जाना चाहें। अगर हम किसी ऐसी डायरेक्शन में हैं जहां पर चीजें नहीं हो रही, तो फौरी तौर पर ये समझ लें कि यकीनन हमारे जो सोचों की डायरेक्शन है वो ही उस तरफ, तो इसमें रिफाइनमेंट आ जाएगी हमारे सोच में भी और विजन में। ठीक है जी, मरियम आप कुछ ऐड करना चाहेंगी प्लीज? हम ज्यादा फोकस हो जाते हैं इसको करने से, हमें अपनी वही वाली सोच वाली जो डायरेक्शन है, हम अपनी सोचों पे आहिस्ता आहिस्ता अबूर हासिल करना स्टार्ट कर देते हैं अगर हम रेगुलरली इस चीज को प्रैक्टिस करें। तो मकसद हमारा यही होता है करने का कि हमने अपने थॉट्स को जो है बेसिकली वो कंट्रोल करना है। बिकॉज वी आर द ड्राइवर एंड हम अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं, तो हम अपनी सोचों को इधर उधर जाने देते हैं, हम गाड़ी को कभी भी, स्टेयरिंग को कभी इधर उधर नहीं जाने देते, हमारे हाथ में स्टेयरिंग होता है, हम वो कर रहे होते हैं। तो इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि फोकस रख सके हम अपनी सोचों के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम मॉनिटर ही नहीं करते ना अपनी सोच को कि कहाँ जा रही है डायरेक्शन, जिसकी वजह से एंजाइटी और स्ट्रेस होता है हमें। तो इट इज वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज एक्चुअली। बिल्कुल। और स्टूडेंट, हम ये जी जी स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, बिजनेस जो वर्क कर रहे हैं लोग, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। हाँ बिल्कुल, एट वो ऑल तो टाइम्स करते हर हर एक के लिए ये बहुत अहम है। ठीक है ना, जी क्योंकि जी और जब आप पहली दफा करते हैं तो आपको, अभी मैं थियरी में इतनी सारी चीजें कहूँ, उसमें इतना मजा नहीं आता, जब एक्चुअली प्रैक्टिकली आप करते हैं और वाकई आपका हाथ आगे तक जाता है, तो आपको समझ में आती है कि ये क्या है। और ये अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं एक 5 डे चैलेंज की सूरत में, नहीं फ्री चैलेंज है तो इतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन ये वो एक्सरसाइज है कि जो हजारों लाखों डॉलर दे के जो अ, ये सारे ओलंपिक्स के खिलाड़ी होते हैं, ठीक है कर रहे होते हैं। आई जी, एग्री, आई एग्री, एग्री। बिल्कुल ठीक है ना। तो क्या होता है कि इस तरह से मतलब उन्हें बार बार करवाया जाता है, यानी जितनी अहमियत एक्चुअल प्रैक्टिस को दी जाती है, उतना ही बल्कि उससे ज्यादा वक्त ये मेंटल विजुअलाइजेशन को, रिलैक्सेशन को दी जाती है, उनसे बार बार उन्हें दोहराई करवाई जाती है। ठीक है, यानी मिसाल इसकी आपको मैं यूं बताती हूँ कि जो जैसे रेसिंग ट्रैक होता है ना, तो वो रेसिंग ट्रैक पे कदम ब कदम, एक एक कदम स्लोली चल के पूरा रेसिंग ट्रैक का चक्कर लगाते हैं, उसके बाद बिठा दिए जाते हैं, और फिर उनको बार बार दोहराना होता है कि किस तरह से वो जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ गए, फिर वहां से वहां गए तो क्या व्यू होता है, पूरी मेंटल पिक्चर उनके जहन में क्लियर होती है। ठीक है, इससे रिफाइनमेंट बनती है। ठीक है, तो आप और आपके जहन को सही डायरेक्शन भी मिलती है। सही है, और जब आप उसको बार बार दोहराते हैं तो वो स्पीड की वजह से आपकी आदत बनने में आसानी होती है। ठीक है ना, तो ये और यही आपके विजन से ताल्लुक है, इसी का ताल्लुक जो है आपकी गोल सेटिंग से है, एक्शन से, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक तो ये हो गई रिफाइनमेंट। एक और रिफाइनमेंट का तरीका ये होता है कि आप ये सोचें कि ये जो भी मैंने सोचा है और प्लान किया है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, ये सवाल आप अपने आप को करके और छोड़ दें।
ठीक है, आपने ये सवाल आपने किया अपने लिए और उसको छोड़ दिया। तो सारा दिन वो सवाल आप अपने आप उसको जब सोचती रहेंगी, क्योंकि खुद ब खुद वो होता है ना, जो बात अटकती है हमारे, तो हम उसको सोचते रहते हैं, हमारे जहन में घूमती है। बिल्कुल उसी तरह से जब हम ये सवाल अपने आप को डालते हैं, तो फिर हमारा जहन उसका जवाब तलाश करना शुरू करता है। फिर जब आपको जवाब आ जाए, आप उसको नोट डाउन कर लें, ये भी ब्रेन डंप का हिस्सा है। और फिर आप अपने आप से सवाल करें कि और इससे भी और बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है, फिर आप उस डगर के ऊपर डाल दीजिए। सही है? तो हमारी जो सोच का महवर है वो जरा खुलना शुरू होता है, वो जो बहुत तीर की तरह एक हम सोच रहे होते हैं लिमिटेड पैराए में, वो चीज बेहतर हो जाती है। बिल्कुल जैसे घोड़े की नहीं होती सीधी, उसके आंखों के पास लगी है, ताकि उसको दाएं बाएं कुछ और ना नजर ना आए। वो ये नहीं हो कि वो रास्ते पे से हट के और पटरी पे तो नहीं चल रहा होता ना, वो तो कहीं भी जा सकता है, इधर से उधर बदल सकता है। तो वो इधर उधर हरियाली देख के वहां ना निकल जाए। ठीक है, ये इसको टनल विजन भी कहा जाता है, कि बस एक सीध में चलना। लेकिन आप उसको खोल भी सकते हैं, अपना होराइजन जो है वो खोल सकते हैं, कि आपका महवर जो है वो खुल जाए। इसी तरह से फिर आप इसमें मजीद जो बेहतरी लेके आते हैं, वो ये सोचने से कि भाई अच्छा, नेगेटिव तो हमें सोचना ही होता है, आ ही जाते हैं नेगेटिव ख्यालात, तो बजाय इसके कि देखो फिर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, फिर मैं खामियां सोच रही हूँ, चिढ़ने की जगह, कुढ़ने की जगह आप कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम पॉसिबली जो चीज मेरे जहन से निकल जाती, वो अल्लाह ताला इस तरह से मुझे तवज्जो मबजूल कराए, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग दिया किसी काम के लिए दिया। ठीक है, वो हमारा हमें तकलीफ से बचाने के लिए और सर्वाइवल मोड में लेके आता है। लेकिन डिसाइड कौन करेगा? रिमोट बताएं ना। रिमोट टीवी के अंदर है या बाहर? बताएं, मुझे चैट में लिख के बताएं। रिमोट टीवी के अंदर होता है कि बाहर होता है? जी अपने आमना। हाथ में। बिल्कुल, जब रिमोट अपने हाथ में, तो इस्तेमाल करें ना बहन। तो आप खुद डिसाइड करें कि अब मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली, रिमोट इज इन आवर हैंड। तो हम कहते हैं कि चलो नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, देखें जरा क्या है, एक्सप्लोर करते हैं इसको। ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा प्लान है, लेकिन अगर नहीं चला तो? ओके, वो आपने नोट डाउन कर लिया, एक बार फिर ब्रेन डाउन। और उससे भी बुरा क्या हो सकता है? क्योंकि अगर हम सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक ही सोचते रहे कि हाँ सब अच्छा ही अच्छा होगा, ना हुआ तो पता चलता है क्रैश बैंग, एक ट्रॉमा हो गया, एक मुश्किल हो गई। मरियम अकरम, आप इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जब एज प्लान चीजें नहीं होती या शॉक लगता है, तो क्या होता है? जब चीजें प्लान नहीं होती और शौक लगता है, दैट्स मीन आप इतने ओवरवेल्म्ड हैं, या आप इतने भरे हुए हैं अंदर से कि आप चीजों पर फोकस नहीं कर पा रहे। और जब फोकस नहीं होता तो हम प्लानिंग भी नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ब्लंडर्स क्रिएट होते हैं और हमें लगता है कि हर चीज गलत हो रही होती है। इट्स बेसिकली हम प्रॉब्लम को एक्चुअली ज्यादातर ना हम अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाह रहे होते हैं कि हम किसी तरीके से प्रॉब्लम का सलूशन ले आए, लेकिन हम काम किस पे नहीं करते, अपनी सोच पर काम नहीं कर रहे होते, हम अपनी थॉट्स पर वर्क नहीं कर रहे होते कि हम अपने सोचने का अंदाज बदलने से ही बहुत सारी चीजें जो हैं वो फिक्स कर सकते हैं। या बिल्कुल, और यही चीज है जो कि मरियम अकरम बहुत खूबसूरती से अपने सस्टेन्ड इनर कामनेस प्रोग्राम में करती हैं। और इसको मैं बार बार जिक्र करती हूँ कि थैंक यू आमना जी। बिल्कुल, यही वजह है कि मरियम का प्रोग्राम मैंने कम से कम 6 मरतबा ज्वाइन किया, क्योंकि वो चीजें याद तो होती हैं, पता भी होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो हम अपनी जो है वो उन्हीं सोचों में रह जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाता है, अक्ल एक तरह से बंद हो जाती है।
दूसरी चीज क्या होती है कि या तो हम अकल को ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं और हम ट्रॉमा को इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, यानी सोच के साथ उसको हम हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी इतना अरसा हो गया, अब क्या ये सोचना। ऐसा नहीं है। अगर आपने उस ट्रॉमा को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ये एक चीज हुई है और मुझे इससे शॉक हुआ था, तो आप वहां पर लॉक्ड इन टाइम हो जाते हैं। ठीक है, एक जैसे टाइम कैप्सूल की तरह आप वहां रुक जाता है। ठीक है, जहन आपका बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक बच्चा होता है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। ठीक है, तो उसकी फिजिकल एज तो कम होती है, लेकिन बड़ों जैसी वो बात कर रहा होता है, तो उसकी मेंटल एज, इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ बड़े होते हैं जो कि बच्चों जैसी बात कर रहे होते हैं। वैसे तो बहुत बड़ी एज में आने के बाद होता है, लेकिन बड़े से मुराद ये नहीं है कि हम 60-70 की बात कर रहे हैं। बड़े से मुराद ये है कि 18, 20, 30 में भी बाज़ औक़ात लोग सीधी सीधी सी बात को नहीं समझ रहे होते, तो उस वक्त उनकी वक्ती तौर पर या आदतन मेंटल एज जो है वो कम की होती है। उनको बात आहिस्ता समझ में आती है, या बार बार समझाने पे या अलग अलग तरह से समझने पे, सीखने के बाद वो समझ पाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो कि रिफाइनमेंट में रुकावट बनती है। तो जो चीजें हमारी हैं उनको हम एक्सेप्ट करके, अच्छी और बुरी दोनों ही, उनको जब हम लेके चलते हैं तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, बेहतर समझ में आती हैं। ठीक है, और उसमें रिफाइनमेंट आती है। अगली चीज जो होती है वो होती है प्रॉस एंड कॉन्स की। ठीक है, कि इसमें प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब फायदे क्या है, प्लसेस क्या है, माइनसेस क्या है। लेकिन इस प्लसेस और माइनसेस के जानने में और जांचने में क्या होता है कि बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि ज्यादा अच्छाइयाँ हैं तो सब अच्छा है, या ज्यादा बुराइयां हैं तो बहुत बुरा है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है। इसकी मिसाल देती हूँ। 1 किलो मटर का थैला आपने देखा होगा, तकरीबन लगभग इतना बड़ा होता है। वो अगर किसी के सर पे दे मारा जाए तो कितनी चोट लगेगी, चैट में बताएं। तो बार बार बीच बीच में पूछती हूँ कि सब लोग सो तो नहीं गए, क्योंकि वीडियोस तो खुली हुई है ही नहीं। ज्यादा नहीं लगेगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर उसके, जी, हल्के से, लेकिन अगर 1 किलो का बट्टा किसी के सर पे खुदा ना खास्ता लग जाए तो क्या होगा। गुस्सा उफ। आएगा। ठीक है, सोचना भी नहीं चाहते। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। कहने का मकसद ये है कि बात सारी वैल्यू की। 1 किलो मटर का थैला इतना बड़ा लगता है, लेकिन बहरहाल वो हल्का होता है, उसकी हैसियत हल्की होती है। ठीक है, हजम उसका बड़ा है, लेकिन हैसियत उसकी हल्की होती है। तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारी बुराइयां हैं तो बुरी ही हो। आखिर 1 किलो मटर हम खा भी तो सकते हैं ना, 1 किलो का बट्टा तो नहीं खा सकते। दूसरा ये डॉक्टर के पास जाएंगे फौरन, बिल्कुल। और वो जैसे वो इंडियन फिल्मों में होता है ना, पाकिस्तानी फिल्मों में भी होता है कि वो याददाश्त खो जाती है। ठीक है ना, और अगली चोट पड़ने पर याददाश्त वापस भी आ जाती है। एनीवे, तो इसी तरह से जरूरी नहीं है कि अगर किसी चीज में एक खामी है तो वो इग्नोरेबल हो सकता है वो एक खामी ज्यादा तकलीफ दे। क्या ख्याल है। चैट बॉक्स खुला है, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। है ना इरफ। यानी मिसाल के तौर पे, अल्लाह ना करे कभी ना कभी फांस अगर किसी को चुभी हो तो क्या होता है। फांस जब चुभती है इतनी छोटी सी होती है, लेकिन परेशान कर देती है ना। तो जरूरी नहीं कि कोई चीज छोटी है तो
कम हैसियत है, या कोई चीज बड़ी है तो उसकी ज्यादा अहमियत है, बल्कि उसकी वैल्यू होती है कि आपके लिए वो कितनी अहमियत रखती है। और आपके लिए जी हाँ, फांस से तकलीफ होती है, और उस फांस को निकालने के लिए आप सुई इस्तेमाल करते हैं, अपनी जल्द को फाड़ के निकाल रहे होते हैं, काट के निकाल रहे होते हैं कि किसी तरह से वो एक फांस निकल जाए। इतनी सी तो है, लेकिन इतनी सी नहीं है। जिस वक्त तकलीफ होती है तो वो स्किन को चीरा लगाने से ज्यादा तकलीफ उस फांस की मौजूदगी होती है, बेचैनी रहती। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जरूरी है कि हम चीजों को इवेल्युएट करें, वैल्यू देखें उसकी कि उसकी क्या वैल्यू है, उसके प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने हैं, उसकी वैल्यू कितनी है। यानी एक तो वैल्यू हमने वैसे देखी कि यार गिनती में देखी, क्वांटिटी में, ठीक है। और फिर हम उसकी देखते हैं क्वालिटी में, कि क्वालिटी के हिसाब से वो क्या चीजें बनती हैं, कि भाई ये जो भी हम चाह रहे हैं, इसको अ, किस तरह से इससे बचा जाए, ये या इसके असर को किस तरह से कम किया जाए, जायल कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो यूं फिर हमारे लिए उसको मैनेज करना और उसको जो है बेहतर से बेहतर करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है ना। कि हमारे लिए वैल्यू क्या है, और आगे हम जो भी करना चाह रहे हैं उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तकरीबन 7.5 मिनट हमारे पास बाकी हैं। आपके सवालात हों तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पहले दिन हमने किया था ब्रेन डंप। दूसरे दिन हमने किया कि प्लान और स्केड्यूल करना है। क्यों जरूरी है कि 1 मिनट हम प्लानिंग में खर्च करते हैं तो हमारे 10 मिनट कम से कम वो एक्चुअल काम के करने में बचते हैं, ठीक है। तो यूं प्लानिंग और स्केड्यूल करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वर्क करना उतना ही अहम है, खाली हार्ड वर्क काफी नहीं है। अगर हार्ड वर्क काफी होता तो मेरे अब्बू कहा करते थे कि कड़ी धूप में काम करने वाला, सड़क खोदने वाला मजदूर जो है वो अमीर तरीन इंसान होता है। तो यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट, दोनों चीजें मिला के मुख्तलिफ तनासुब में। अब यानी कि नहीं इक्वली लूंगी, 1 कप आटा है तो 1 कप नमक डालूंगी, क्या आप वो रोटी खा सकती हैं जो 1 कप आटा और 1 कप नमक से बनी हो? चैट बॉक्स खुला है, चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। कम क्वांटिटी में चीज भूनेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा बनाने के लिए भी और खाने के लिए भी। वो भी, और आ, जी नहीं नहीं, एक मरियम। सेकेंड, वो कन्वीनियंट कैसे होगा? आपने कहा 1 कप नमक और 1 कप आटा, तो आटे के अंदर इतना अगर नमक डाल दिया जाए तो वो तो कड़वी रोटी बनेगी। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो चाहे आप कम बनाएं चाहे आप ज्यादा बनाएं, लेकिन हर चीज का अपना एक तनासुब होता है, ठीक है ना। तो उस तनासुब को हमें देखना है, और उस हिसाब से हमें चीजों को मैनेज करना है। थैंक यू मरियम। तो अ, उस चीज को हम कैसे लेके चल सकते हैं और किस तरह से वो हमारे काम आ सकती है, कितना हमें क्या चीज डालने की जरूरत है, वो अहम है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम कॉन्शियस होके अपने गोल्स को और अपने विजन्स को, अपने एक्शंस को मैनेज करते हैं तो चीजें बेहतर होती हैं और वर्क स्मार्ट होता है। स्मार्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? क्लैरिटी, कि स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिसिटी हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ये 5 चीजें होती हैं, तो समझे कि ये ताकत होती है हमारी, ठीक है ना। इत्तेहाद में बरकत कहते हैं ना, इत्तेफाक में बरकत। तो एक समझिए कि इत्तेफाक आ जाता है, यूनिटी आ जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है। कि हम ये नहीं कि थोड़ा ये किया थोड़ा वो किया, इधर हाथ मारा उधर मुंह मारा, इस तरह से काम नहीं चलते, ठीक है ना। तो यूं हमारी चीजें रिफाइन होती चली जाती। तो जब हमने अपना वो जो पहाड़ बनाया, उस पे झंडा गाड़ा,
अपने मकसद को क्लियर रखा, स्पेसिफिक रखा और एक्साइटिंग रखा अपने लिए, और मरहलावार उसको सेट किया कि भाई पहले मरहले में हमें ये चाहिए, तो हमारी चीजें रिफाइंड होती हैं, हमारे एक्शंस रिफाइंड होते हैं, हमारा विजन क्लियर होता है कि भाई अच्छा ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। बिल्कुल इसी तरह से जैसे रमजान में होता है हमारा कि पहले अशरे में जो है वो रहमत का है, फिर बरकत का है, फिर इस्तगफार का है। तो हम बड़े फोकस होके अपनी इबादत करते हैं। हर रमजान में मेरा लाइफ मेक ओवर का एक प्रोग्राम होता है जो कि सिर्फ रमजान में खास तौर पर कराया जाता है, बाकी टाइम पे जनरल होता है। तो एक महीने के अंदर रमजान के तवसुत से इबादत के जरिए अपनी लाइफ का मेक ओवर हम किस तरह से कर सकते हैं, वो रमजान का प्रोग्राम होता है। उस सिलसिले में अगर आपको मजीद डिटेल्स चाहिए हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास तकरीबन 3.5 मिनट रह गए हैं। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये काम आपको, इस तरह की चीजें, ये सिर्फ मोटिवेशंस नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन में स्ट्रैटेजी नहीं होती। आप कहेंगे, हाँ मैं शाहीन हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन कैसे करना है वो नहीं पता। ठीक है, तो ना मैं वो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ना ही मैं कंप्लीट अपने ऊपर बोझ ले लेती हूँ। मैं अपने आप को कहती हूँ कि यूं समझे कि मैं एक टूटी हुई बैसाखी हूँ। आप टूटी हुई बैसाखी के साथ बहुत अरसा नहीं चल सकते, अगर चल भी सके तो। ठीक है, लेकिन मैं आपको हेल्प करती हूँ कि आप समझ सकें कि खुद इन्हिसारी के साथ आप आगे जिंदगी में कैसे बेहतर से बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 दिन मुकम्मल कर लिए। इसके ऊपर सब अपने आप को ताली दें और अपने आप को थपथपाएं, शाबाशी दें। जी आमना कुछ कहेंगी? ये आमना कुछ कहना चाहेंगी आप? जबरदस्त, सब एक एक करके तालियां बजाएं, ये ताली बजाएं, गुड। और अपने आप को शाबाशी दें, क्योंकि हम चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हम चाह रहे होते हैं कोई दूसरा हमें सराहे, और जब वो नहीं होता तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली, मेंटली दूसरों के ऊपर। और ऐसा ना हो और ऐसा हम ना करें तो जिंदगी आसान हो जाएगी ना। आपके एक्शंस रिफाइन हो जाएंगे, आपके गोल्स रिफाइन हो जाएंगे। आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि दूसरा सराहेगा तो। और अगर किसी ने कहा कि नहीं जी आपने जो गला काटा है ये गलत छुरी से काटा है, टेढ़ा काटा है या गलत वक्त पे काटा है, फिर क्या होगा बताएं? सांप सूंघ गया, बहुत डरावनी मिसाल दी मैंने, लेकिन लिटरली लिटरली ये होता है। तो मतलब आप एक तो अप्रिसिएशन का इंतजार कर रहे हैं, कौन जीता है तेरे जुल्फ के असीर होने तक, वो ही एक तरफ हो गया। और उसके बाद जो है वो दूसरा मसला ये हो जाता है कि तारीफ तो आती नहीं, वो तनकीद आ जाती है। वो वैसे ही हसास हुए हुए होते हैं, वो तनकीद के बाद तो बिल्कुल ही पता चला पटरी क्या से क्या उतरे, बिल्कुल ही खाई में गिर गए। बहन ऐसा नहीं है, खाई में गिरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जनाब आखिरी मिनट पे हम पहुंच गए, सेशन का टाइम खत्म हो रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, बड़े अच्छे हम लोग चल रहे हैं, ट्रैक पे हैं अभी तक। तो मजीद कोई सवालात हो तो ग्रुप आपके पास मौजूद है। जितने लोग यहाँ पर हैं लाइव सेशन में, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के लिए सीक्रेट सरप्राइजेस मेरे रखे हुए हैं, जो कि मैं आप लोगों को रिवील करूंगी हमारे आखिरी रोज। ठीक है, जो हमारा स्पेशल वीकली बूस्टर सेशन होता है। ठीक है, तो चाहे आप हमारे साथ 1 घंटे को, आधे घंटे को, 1 हफ्ते को, 1 महीने को, 1 साल को, किसी तरह से भी हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हो, हमारे साथ राब्ता कीजिए। हम लोगों के हिसाब से